हेलो स्टूडेंट तो आज से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एससी वर्मा के फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन कह रहा है a body slipping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? Okay, सिचुएशन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है a body slipping on a rough horizontal plane। कोई एक बॉडी जो है एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस पर ये बॉडी कितने डिसेलरेशन से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि ये जो डिसेलरेशन हुआ या फिर आप रिटार्डेशन कहिए या फिर कहिए बॉडी इज मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, सब एक ही बात है। तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट हम लोग म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, सीन क्या होगा, सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि मान लिया बॉडी जो है ये इसका इस डायरेक्शन में मोशन है। देखिएगा इसका इस डायरेक्शन में मोशन है, मतलब इनिशियली इनफैक्ट क्या हुआ होगा कि कोई पर्सन या एनी हाउ ऑब्जेक्ट या इस बॉडी को, जिसका मान लेते हैं मास m है, इसे एक सर्टेन इंपल्सिव फोर्स, एक फोर्स दिया गया होगा। अब ये मोशन में है, ये इस डायरेक्शन में मोशन में चल रहा है, तो आपको इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है और ये कितने रिटार्डेशन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। समझिएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बॉडी रिटार्डेशन में जा रहा है क्योंकि इसको सर्टेन जो वैल्यू का फोर्स जो लगाया गया उसके चलते अब ये चलना शुरू किया उस डायरेक्शन में। लेकिन ये सरफेस जो है ये रफ सरफेस है, जिसके चलते इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट हम लोग एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड घटते चला जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में जा रहा है और इसका स्पीड फाइनली जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन? तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पूछ रहा है। स्टूडेंट समझिएगा बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भाई? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एफ के म्यू के का वैल्यू निकालना है। तो ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है दिस इज गिवन बाय म्यू के इनटू दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, अब यहाँ से क्या है, इस रिलेशन में आपका म्यू के आ रहा है। यहाँ से फर्दर आप समझ सकते हैं इस पे ये दो फोर्स जो लग रहा होगा, एक इसका वेट mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। कोई मोशन नहीं है मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ इसका कोई मोशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ जो भी फोर्स लग रहे होंगे वो बैलेंस्ड फोर्सेज होंगे। मतलब कि n इक्वल्स टू mg, n इक्वल्स टू mg यहाँ पे होगा, ये इतना आपको समझना होगा फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं fk का वैल्यू म्यू के इनटू n की जगह पे mg हो गया। चलिए ठीक है। अब चूंकि इसका रिटार्डेशन इस वैल्यू में, मतलब नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, ऑल्सो आप समझ सकते हैं fk का जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल्स टू m into 4, F equals to ma। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ Fk का जो वैल्यू होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मास m है, नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, Fk का वैल्यू इतना भी होगा। मतलब कि अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो बाई 1 and 2 आप समझ सकते हैं, बाई 1 and 2 दिस विल बी गिवन बाई म्यू के mg इक्वल्स टू 4m। और यहाँ से म्यू के का वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगा, म्यू के का वैल्यू हो जाएगा दिस विल बी 4 बाई जी, जी का वैल्यू 10 रखेंगे तो दिस विल बी 0.4, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट। चलिए दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is 0.1, how far will it travel before coming to rest? Okay, स्टूडेंट सीन क्या है दूसरे वाले क्वेश्चन में? अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। कोई एक ब्लॉक है, मान लेते हैं इस ब्लॉक का अगेन मास m मान लेते हैं और इसको कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1
अगर म्यू के का वैल्यू स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, म्यू के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज 0.1 दिया हुआ है, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये कितना दूर चलेगा रेस्ट में आने के पहले। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं पहले वाला ही सिचुएशन है, इसको सर्टेन स्पीड दे दिया गया, उसके बाद क्या है, अभी इस स्पीड के कारण ये इधर चलना शुरू हुआ, लेकिन ये जैसे ही चलना शुरू होगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन, अब क्या है कि सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका मोशन है और ये सरफेस रफ सरफेस है, ये सरफेस इस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं इस डायरेक्शन में इस पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, क्योंकि मोशन में है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि इसको मोशन तो इधर दे दिया गया था जिसके चलते इधर चलना शुरू किया, लेकिन फोर्स इधर लगने लगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब एक्सेलरेशन इधर मिल गया, मतलब ये रिटार्डेशन में जाने लगेगा, इसका स्पीड घटते जाएगा, घटते इसका स्पीड जो है आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है हाउ फार विल इट ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। अगर ये एस इसको डिनोट करें डिस्प्लेसमेंट को, तो इसका वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। सिंपली कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन आप समझ सकते हैं, आपके ध्यान में सीधे ये रिलेशन आएगा भाई एस निकालने के लिए, तो सबसे यहाँ पर बेहतर तरीका नहीं, ये रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या है इनिशियल स्पीड, इसको यू आप समझ सकते हैं, इसको यू कहेंगे, फाइनल स्पीड भी 0 है, ये रिलेशन हेल्पफुल नहीं होगा। हमारे लिए हेल्पफुल होगा कौन सा रिलेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ऑब्वियसली क्योंकि v का वैल्यू पता है स्टूडेंट, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड पता है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन अगर एनी हाउ हम लोग निकाल लेते हैं तो s का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, वी हैव एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं भाई, पहले की तरह नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, Fk बाई m, F इक्वल्स टू m, ऐसे लिखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाई मास, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई इस मास। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, Fk को हम लोग लिख सकते हैं म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n डिवाइडेड बाई m, दिस विल बी अगेन म्यू के इंटू n के जगह mg, जस्ट लाइक पहले की तरह ये mg और n जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है इसका। क्लियर है। तो दिस इज n इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई m एंड दिस विल बी म्यू के इंटू g, म्यू के इंटू जी आ गया। म्यू के का वैल्यू आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 0.1 इंटू 10 इक्वल्स टू 1, मींस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना वैल्यू का रिटार्डेशन से, मतलब इसका स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड जो है घट रहा होगा। मतलब 1 सेकेंड के बाद इसको जैसे ही 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको हमने चलाना शुरू किया, 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लाइक दिस इसका स्पीड घटते 0 हुआ। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मतलब इनफैक्ट रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग आसानी से, अब माइनस साइन क्यों यूज किए आप समझ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस, भाई रिटार्डेशन में चल रहा है इसलिए हम लोग माइनस साइन यूज किए। क्लियर है। तो स्पीड आपका फाइनल स्पीड क्या हो गया है 0 भाई, रूट क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, u का वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1, एस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया, स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट कहिए, एवरीथिंग विल बी सेम यहाँ पे। ठीक है, तो कंसेप्ट विल बी क्लियर। और एस का वैल्यू दिस विल बी 100/2, दिस विल बी 50 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तो आंसर मिलाते चलिए 50 मीटर। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a horizontal table. If the static friction coefficient is mu, find the frictional force acting on the block. भाई सिंपल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है कोई एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m दिया गया है, उसको एक हम फ्रिक्शनल सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखते हैं, और उस हॉरिजॉन्टल टेबल का जो स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो म्यू आपको दिया गया है। तो पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। स्टूडेंट समझिएगा, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शनल फोर्स लगता कैसे है, सबसे पहले इस बात को समझिए, फ्रिक्शनल फोर्स
तभी एक्ट होता है, तभी अराइज होता है, तभी उसका जन्म होता है, तभी वो लगना शुरू होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब रिलेटिव मोशन होता है या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होता है। या तो रिलेटिव मोशन होता है या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होता है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होना शुरू होता है। अगर टेंडेंसी है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू होगा, और अगर मोशन में चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू होता है। तो आपने जैसे मान लिया किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं स्टूडेंट, कोई ये आपका एक रफ सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर आपने एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है रख दिया। अब क्या है, इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? सिंपल सा बात भाई, सिंपल सा बात है, एक फोर्स तो लगेगा इस पे mg। ये फोर्स ब्लॉक पे कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, जिसको वेट भी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पे कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रहा है। क्योंकि ये क्या है कि जैसे ही टेबल पर रखोगे तो टेबल पे ये भी तो फोर्स लगाया होगा, तो भाई टेबल पे ये फोर्स लगाया, इसीलिए टेबल भी इस पे फोर्स लगा दिया। तो इस ब्लॉक पे जिसका मास स्मॉल m है, इस पर सिर्फ और सिर्फ ये दो फोर्स लग रहा है। अब क्या है भाई, ये दोनों फोर्स, इसका कोई मोशन नहीं है, बिल्कुल बैलेंस एक दूसरे को किए हुए। अब इस ब्लॉक का, जिसको आप सिंपली रख दिए हैं, इसका ना तो कोई मोशन है और ना ही कोई मोशन का टेंडेंसी है कि इसको इधर मूव करने का टेंडेंसी, ऐसा कुछ नहीं। वही सिचुएशन अगर मान लिया इसको हम इंक्लाइन प्लेन पे रख देते तो भाई जैसे ही रखते तो इसका टेंडेंसी होता है ये इधर मूव करना शुरू करना चाहता है। आप समझ रहे हैं, mg sin थीटा जो भी है, मतलब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस में ना तो मोशन है ना मोशन का कोई टेंडेंसी है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस पर नहीं लगेगा। हाँ, अब अगर कोई आदमी इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, हो सके चले नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भारी भरकम ब्लॉक है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, कोई जरूरी है कि चलेगा? बहुत भारी ब्लॉक है, नहीं चलेगा। लेकिन आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो क्या हुआ, उसमें मोशन का टेंडेंसी आ गया, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाना शुरू कर देता है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप समझ सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट ये सब बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। सिंपली आपने रख दिया, कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। और स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सिचुएशन ऐसा है कि आपका कोई एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है। रफ इंक्लाइंड सरफेस क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग थोड़ा लिखते चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मान लिया अगर इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और ये ब्लॉक जो है रेस्ट में चलना शुरू करता है। ओके, मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास नहीं दिया हुआ है, मास अगर m मानते हैं तो इसका इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है, इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? पहले 2 सेकेंड में, मतलब अगर ये t इक्वल्स टू 0 का पोजीशन है तो ये t इक्वल्स टू 2 का पोजीशन है, और इस पीरियड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर है? चलिए, ओके, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, s इक्वल्स टू 2 मीटर, इट कवर्स 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। ये सिचुएशन है स्टूडेंट। क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। ये जो रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो हम लोगों को निकालना है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू के का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है, म्यू के का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है इतना लिखने के बाद। तो स्टूडेंट कैसे सोचेंगे म्यू के का वैल्यू निकालना है? भाई सबसे पहली बात कि कैसे कैसे इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आप समझ सकते हैं। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, चलिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। इसका एक फोर्स तो ये mg नीचे की ओर लग रहा होगा, mg एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसको जब कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है तो आप समझ सकते हैं mg cos थीटा, और इधर टुवार्ड्स द इंक्लाइन क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। जो स्टूडेंट नए हैं, इनफैक्ट जो स्टूडेंट पहले से वीडियो को देखते आ रहे होंगे, बहुत आसानी से आप लिख देंगे, अदरवाइज आप याद रख सकते हैं, ब्रेक करके मैथमेटिकली देख सकते हैं। याद रखने का तरीका, स्लोप के अलोंग s फॉर स्लोप, s फॉर साइन, ठीक है, mg sin थीटा। चलिए ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, n हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इतना फोर्स लग रहा है, आप समझ सकते हैं। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसका
मोशन होना शुरू होगा तो इस पर जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। पक्का बात है, इस डायरेक्शन में लगेगा। चलिए ठीक है, तो अब समझते हैं थोड़ा सा। हम लोग को एस यू टी सब का वैल्यू दिया हुआ है और आपको निकालना है म्यू के का वैल्यू। अच्छा, म्यू के का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भाई एफ के हम लोगों को तो पता नहीं है, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, और म्यू के इंटू यहाँ पर एन का जो वैल्यू आएगा वो होगा, आप समझ सकते हैं चूंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो अगेन फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ, चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है इसलिए नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब एन जो है एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, एफ के इक्वल्स टू इतना हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज और कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। अब ये जो तीन डाटा हम लोगों को दिया गया है, u t s इक्वल्स टू t 8 मीटर स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो वी हैव दिस रिलेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से s का वैल्यू अगर 8 पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, टाइम का वैल्यू 2 हाफ a, और t कितना है, t है भाई 2 है। दिस इज 8 इक्वल्स टू 2a, इसीलिए a का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, a का वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है। क्लियर है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ से निकाल के एक दूसरा हम लोग फिर से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है डिवाइडेड बाई मास। चूंकि यहाँ पे सारा डाटा हम लोगों को पता है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के डिवाइडेड बाई इट्स मास। देखते हैं, चलिए। ऑल्सो यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन क्या लिख रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन थोड़ा सा टुवार्ड्स द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन, ठीक है, डाउन द इंक्लाइन थोड़ा सा बिगनर्स के लिए ठीक होगा। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई इसका जो मास होगा। क्लियर है, थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया है, मतलब कि ये एक्सेलरेशन नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के कितना है, एफ के कितना है, म्यू के एम जी कॉस थीटा, म्यू के एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई इट्स मास। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, सब एम कैंसिल होगा। दिस विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, इसलिए ए का वैल्यू एक यहाँ से निकल गया भाई। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, ये जो डाटा दिया हुआ था उसके आधार पे 4। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो बाई 1 and 2 से 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। सबका वैल्यू पुट करते चले क्या, अच्छा सबका वैल्यू पुट करते चलते हैं, तो जी का वैल्यू 10 साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के, ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ म्यू के बच रहा है एक अननोन, ऑब्वियसली इसका वैल्यू निकलेगा जी कॉस 30 डिग्री, यहाँ से 4 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री का हाफ, मतलब ये हो गया 5 माइनस म्यू के इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, यहाँ से 4 माइनस 5 माइनस 1, मतलब कि 5√3 म्यू के इक्वल्स टू 1 हो गया, इसलिए म्यू के का वैल्यू हो गया 1/5 इंटू 1.7। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए रहते सॉल्व करके, दिस विल बी गिवन बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ऑलमोस्ट ये आपका इसका वैल्यू आया था 0.11। क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन with a force of 4 Newton, how far will the block move in the first 2 seconds after starting from rest? The mass of the block is 4 kg. Okay. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में ये पिछले वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जहां पे हम लोग म्यू के का वैल्यू निकाल लिए थे। म्यू के का वैल्यू कितना आया था वहां पे 0.11, और ये कह रहा है इज पुश डाउन द इंक्लाइन विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। अब इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिएगा,
इस ब्लॉक पे जो भी फोर्स लग रहा था, कौन कौन फोर्स लग रहा था आप समझ सकते हैं। इस डायरेक्शन में हो गया mg साइन थीटा, इधर आपका हो गया ये आपका इंक्लाइन सरफेस है, ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ये आपका हो गया mg कॉस थीटा, ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपका इस डायरेक्शन में एक आपका लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स Fk लग रहा है, ठीक है। इस पुश डाउन द इंक्लाइन में था फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। अब इस पे ये जो फोर्स लग रहा था उसके अलावा एक और फोर्स हम लगा देंगे, कितना वैल्यू का फोर्स लगा दिए 4 न्यूटन का डाउन द इंक्लाइन, इस तरह से एक और भी फोर्स हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कितना दूर ट्रैवल करेगा, वहां पर क्या था पहले वाले में 8 मीटर ट्रैवल किया, वो दिया हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा है कितना दूर ट्रैवल करेगा, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फर्स्ट 2 सेकंड में कितना दूर वो ट्रैवल करेगा, ये इनफैक्ट हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए ठीक है। थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली ये पहले वाला सीन है, तो थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और यहाँ पे आपको ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 4 kg। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि पहले वाले प्रॉब्लम की तरह हम लोग यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ये कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, हियर ये कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये निकालने के लिए ये क्या होगा, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इस डायरेक्शन में इसका कितना नेट एक्सेलरेशन है, तो कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इस डायरेक्शन में देखिए नेट फोर्स कितना है और उसको इसके मास से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन में ही एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है ना, तो नेट फोर्स लेंगे डाउन द इंक्लाइन डिवाइडेड बाय इसका जो मास होगा। चलिए तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, ध्यान दीजिएगा इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में अब डाउन द इंक्लाइन क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस mg sin थीटा ऐड हो जाएगा और माइनस Fk हो जाएगा, 4 प्लस mg sin थीटा माइनस Fk, चूंकि ये दोनों इस डायरेक्शन में है, Fk अपोज कर रहा है माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय इसका मास m। क्लियर है, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप समझ सकते हैं दिस इज 4 प्लस mg sin थीटा माइनस Fk क्या होगा म्यू के इंटू n का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर, मतलब Fk को लिखते हैं म्यू के इंटू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई मास। क्लियर है, क्लियर है, चलिए ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग सबको ब्रेक कर ले, 4/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, g sin थीटा माइनस m से m कैंसिल हो जाएगा म्यू के g cos थीटा, और यहाँ से सबका वैल्यू पुट करेंगे, m का भी वैल्यू 4 है तो 4/4 ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ हो गया, दिस इज माइनस म्यू के का वैल्यू ध्यान दीजिए पहले ही निकाल चुके हैं 0.11 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू √3/2। क्लियर है, ये 4/4 1 हो गया, 1 प्लस 5 ये 6 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया, ठीक है। दिस इज माइनस 5 0.55 इंटू 1.73। चलिए ठीक है, इसको जब थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करेंगे देन 0.55 इंटू 1.73 इक्वल्स टू दिस माइनस 6 इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 5.05। इतना स्टूडेंट क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिए, हम लोगों को भाई डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, तो अब तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। सो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो यहाँ से 0 इंटू टी, चूंकि मोशन इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन में जा रहा है, ठीक है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, टाइम का वैल्यू हो गया 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 5.05 इंटू टाइम का वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 5.05, दिस इज आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू आएगा 10.10
मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव ए अप द इंक्लाइन बी डाउन द इंक्लाइन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है। स्टूडेंट सीन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपका एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, इस रफ इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक जिसका मास जो है 2 kg, चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलते हैं, मास इसका 2 kg है वो रखा हुआ है और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द incline needed to make the block move up the incline down the incline, coefficient of kinetic friction दिया हुआ है, this is coefficient of static friction 0.2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अभी क्या है आप जैसे ही इस ब्लॉक को अब इस इंक्लाइन सरफेस पे, रफ इंक्लाइन सरफेस पे रखें, तो भाई रखें तो आप समझ सकते हैं इसका वेट जो नीचे की ओर लग रहा होगा mg, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो लगेगा कितना लगेगा mg sin थीटा, ठीक है। और आप समझ सकते हैं एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा और ये नॉर्मल फोर्स इतना, तो mg cos थीटा इसको तो n बैलेंस कर देगा, इसको n बैलेंस कर देगा, लेकिन इस फोर्स के कारण ड्यू टू दिस फोर्स, दिस कंपोनेंट mg sin थीटा, इसका टेंडेंसी होगा इधर मूव करना, इसका क्या टेंडेंसी होगा इधर मूव करना भाई। तो जैसे ही इसका टेंडेंसी होगा इधर मूव करना, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको नॉर्मली हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ये लगना शुरू होगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का 2 पार्ट है कि अब इस पे कितना फोर्स लगाया जाए, पहले पार्ट में इसको ऊपर ले जाने के लिए और दूसरे पार्ट में इसको नीचे ले जाने के लिए, और हमको कितना फोर्स हम लोगों को लगाना होगा। इस चीज को अच्छे से रियलाइज करने के लिए स्टूडेंट पहले सबका वैल्यू आप निकाल के देखिए कि भाई mg sin थीटा इधर कितना वैल्यू का फोर्स लग रहा है, एफ एस चूंकि म्यूएस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आपको सिचुएशन क्लियर होगा। जैसे देखिए mg sin थीटा का जब आप वैल्यू निकालिएगा, मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि भाई इस पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, सबका वैल्यू पुट कीजिए। m का वैल्यू हो गया 2, g का वैल्यू 10, sin 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, मतलब इधर आपका जो फोर्स लग रहा है कितना वैल्यू का 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इधर कितना वैल्यू का फोर्स ये लगा रहा है, तो एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, म्यू एस n का वैल्यू यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या होगा mg cos थीटा, n को बैलेंस करना mg cos थीटा, तो mg cos थीटा सबका वैल्यू पुट करके देखते हैं। म्यूएस का वैल्यू हो गया 0.2, m का वैल्यू कितना हो गया 2, g का वैल्यू 10, cos थीटा का वैल्यू मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 2√3। क्लियर है ना, क्लियर है, दिस इज 3.4 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इसके जो अपोज कर रहा है, जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3.4 न्यूटन लग रहा है। तो ये तो पक्का बात है, ये तो पक्का बात है कि आप जैसे ही इस इंक्लाइन सरफेस पे इस ब्लॉक को रखेंगे तो इसको नीचे लाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक ये नीचे आना शुरू होगा भाई, क्योंकि इस पे 2 फोर्स जो लगा, नीचे की ओर 10 न्यूटन, इधर 3.4 न्यूटन, तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि नीचे की ओर फोर्स ज्यादा ही ऑटोमेटिक आना शुरू करेगा, तो नीचे की ओर कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन का बी पार्ट का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 0। नीचे लाने के लिए हमको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। इसको लेकिन ऊपर ले जाने के लिए, चूंकि फोर्स तो नीचे ज्यादा लग रहा है, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे चलना शुरू कर जाएगा, तो हमको इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। तो वही पूछ रहा है, हमको निकालना पड़ेगा भाई कि ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि भाई ऊपर की ओर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ये मान लेते हैं ये जो फोर्स लगा रहे हैं, लेट दिस फोर्स इज P। क्लियर है, ए पार्ट के लिए, ए पार्ट में ठीक है लिख सकते हैं लेट फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई किए गए हैं, अप्लाइड, ठीक है, इक्वल्स टू P, जो फोर्स अप्लाई किए हैं ऊपर की ओर ले जाने के लिए, इसका हम उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है P। तो हम लोगों को P का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, एक बात तो क्लियर है, एक बात यहाँ पे और भी समझिएगा, एक बात और भी समझिएगा, आपने जैसे ही ब्लॉक को रखा, आपने जैसे ही ब्लॉक को रखा, तो mg sin थीटा तो ऑलवेज, दिस विल ऑलवेज एक्ट
टुवर्ड्स डाउन द इंक्लाइन। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका बिहेवियर जो है आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना रंग बदलता है, अपना डायरेक्शन बदलता है। अभी आप जैसे ही इस पे रखें तो इसका टेंडेंसी नीचे की ओर आने का हुआ, जिसके चलते ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसको अपोज किया। लेकिन अब क्या है कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर ले जाने के लिए। अब आपने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऊपर की ओर ले जाने के लिए, मतलब अब इस ब्लॉक का जो टेंडेंसी है वो है ऊपर जाने का, तो फ्रिक्शनल फोर्स देखेगा और इसका टेंडेंसी तो अब की बार ऊपर जाने का है, तो भाई पीछे की ओर लगाओ, इसको अपोज करो। मतलब कि जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे इसको बेटर होगा आप अलग फिगर से आप इसको डिनोट करें, शो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप फोर्स जैसे ही लगाएंगे, आप इसको सिंपली पुट किए हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स P लगाए हैं तो अब ये ऊपर की ओर इसका टेंडेंसी हो रहा, तो अब इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। और एज यूजुअल बाकी फोर्स जो है वो जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये mg cos थीटा ये सब तो भाई फिक्स है, ये सब अपना रंग नहीं बदलता है। mg sin थीटा, ये mg cos, mg sin थीटा जो भी है ये सब तो इसी तरह से लगेगा, क्लियर है। ये दूसरे वाले सिचुएशन के लिए स्टूडेंट फिगर है, दूसरे वाले सॉरी इस क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए जब हम सिंपल रखें तब के लिए ये सीन है। जैसे ही आपने फोर्स लगा रखी तो यहाँ से क्लियर है कि भाई नीचे की ओर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले पार्ट के लिए फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो भाई अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मिनिमम हमको ये P का जो वैल्यू होगा इतना वैल्यू का लगाना पड़ेगा। कितना वैल्यू का, तो mg sin थीटा प्लस fk, mg sin थीटा प्लस एफ के। चूंकि अब ये दोनों इधर फोर्स लग रहा है तो मिनिमम ये दोनों के मिलाकर मिनिमम उतना वैल्यू का फोर्स है, उससे जस्ट थोड़ा ज्यादा हमको इतना वैल्यू का फोर्स लगाना होगा इसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए। और ये यहाँ पे एफ के नहीं है, दिस इज एफ एफ, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जैसे अब ये चलने जब लगेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जब ये चलना शुरू करेगा मोशन में आएगा तब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं वो लगना शुरू होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे mg sin थीटा सबका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस fs का वैल्यू निकाल चुके हैं 10 प्लस 3.4, 10 प्लस 3.4 दिस इज 13.4 न्यूटन इज योर आंसर, क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा आंसर मिलाते चले। पहले पार्ट के लिए 13.4 न्यूटन, ऑब्वियसली थोड़ा फ्रैक्शन में क्योंकि हम लोग वैल्यू एक ये रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, और b का वैल्यू 0, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये क्वेश्चन है पहले पार्ट से रिलेटेड है। रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6 इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। ओके स्टूडेंट, अब इस पार्ट में क्या कर रहा है, देखिए इसके लिए यहाँ पे फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाए ये तो क्लियर हो गया यहाँ के सीन से कि ऊपर की ओर ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, फोर्स जो हम लगाए इस प्लेन के, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके पैरेलल ही लगा। अब लेकिन इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि नहीं, अब आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ये एक्सटर्नल फोर्स P जो आपको लगाना है, अब आपको इस प्लेन के पैरेलल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली लगाना है, मतलब कुछ इस तरह से लगाना है, मतलब ये लाइक दिस कुछ ऐसा तरह से फोर्स लगाना है। ये P फोर्स को अब इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगा दिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तब क्या होगा भाई, ऑब्वियस है तो भी ये इसका टेंडेंसी तो ऊपर जाने की ओर होगा ही। अगर ये एंगल थीटा है तो इस फोर्स को अगर ब्रेक करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक कंपोनेंट तो ये भी एंगल थीटा होगा। कोई ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जरूरत नहीं भाई, ये पैरेलल लाइन इस पैरेलल लाइन को सिंपली हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ शिफ्ट कर दिए, ये प्लेन इस प्लेन को ऐसे शिफ्ट कर दिए, सेम सिचुएशन, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा P cos थीटा, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट P cos थीटा, क्लियर है। और इसके परपेंडिकुलर हो गया P sin थीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। और बाकी तो भाई बाकी जो फोर्स है, अब कौन सा फोर्स है, एक तो फोर्स ये जो आप समझ रहे हैं दिस इज mg cos थीटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इधर आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गया दिस इज मास वेट का mg sin थीटा, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अगेन ऑब्वियस है भाई, अब जो आप इस पे जो फोर्स लगाए हैं, अब इस फोर्स में भी ये जो P फोर्स है इसके इस कंपोनेंट P cos थीटा, यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, या कहें कि यही कंपोनेंट के कारण ये ब्लॉक फिर से ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा,
क्लियर है ना, क्योंकि ये जो p sin थीटा है ये तो इस डायरेक्शन में, जो कि इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में ये n और p sin थीटा और mg cos थीटा ये तीनों क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगेन कहने का है कि ये ऊपर की ओर ही इसका टेंडेंसी है, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा Fs वो हमें ये इस केस में भी नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है, चलिए तो हम लोग को इस केस में p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जैसा कि अब तक हो रहा था नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू था वो mg cos थीटा के बराबर हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हियर ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू होगा दिस इज n ऊपर की ओर p sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर होगा, p sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर होगा। ये पहले देख लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम लोग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू रखेंगे Fs इक्वल्स टू म्यू एस का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 0.2, अब इसका यहाँ पे यूज होगा, अच्छा यूज तो पहले भी हम लोग किए ही है। ठीक है, दिस इज म्यू एस इक्वल्स टू 0.2 ये दिया हुआ है, तो Fs का वैल्यू हम लोग जैसे ही रखेंगे म्यू एस इंटू n, तो n की जगह पे अब mg cos थीटा नहीं इतना हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे Fs का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू एस n दिस म्यू एस इंटू पी साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं p का वैल्यू। तो भाई p का वैल्यू के लिए अब क्या है कि इस केस में जैसा कि हम लोगों ने पहले रिलेट किया कि p का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम Fs प्लस mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, मिनिमम उतना होना चाहिए या उससे जस्ट आगे, सो दैट कि आगे ऊपर की मूव करना शुरू होगा। उसी तरह इस केस में हियर यहाँ पे किसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए भाई, तो p cos थीटा का वैल्यू जो है, p cos थीटा का वैल्यू जो है ये बराबर होना चाहिए Fs प्लस mg sin थीटा के बराबर, Fs प्लस mg sin थीटा के बराबर। वहां पर चूंकि p को डायरेक्ट पैरेलली लगा रहे थे इसलिए p का डायरेक्ट वैल्यू हो जा रहा था Fs cos थीटा, Fs प्लस mg sin थीटा के बराबर, और यहाँ पे p cos थीटा का वैल्यू होगा Fs प्लस mg sin थीटा के बराबर। क्लियर है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते चलते हैं भाई यहाँ से वैल्यू निकलेगा कि नहीं, क्या क्या अननोन है क्या क्या नोन है। Fs का वैल्यू रख देंगे म्यू एस p sin थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। क्लियर है, अच्छा कुछ कटेगा नहीं कटेगा, कहीं कुछ वैसा कॉमन टाइप का नहीं दिखना है। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री, अच्छा पहले p वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं। p वाला टर्म आपका यहाँ पे है p sin थीटा म्यू एस, तो p कॉमन लेंगे तो दिस इज cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा, और इधर आपका हो जाएगा म्यू एस mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, जिसमें mg कॉमन है तो mg ये हो जाएगा म्यू एस cos थीटा प्लस mg इसमें से कॉमन है तो sin थीटा। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए सबका वैल्यू पुट करते चलते हैं। p cos थीटा cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस म्यू एस का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, म्यू एस का वैल्यू है 0.2, यहाँ पे रखे हैं। चलिए 0.2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ 1/2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, चलिए यहाँ पे m का वैल्यू भी तो दिया हुआ था, m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 kg, पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो दिस इज 2 into 10, दिस इज म्यू एस का वैल्यू 0.2, तो 0.2 cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 डिग्री हाफ, सब जगह हाफ, ये वाले हाफ को हटाते हैं तो p √3 माइनस 0.2 दिस इज 20, दिस इज 0.2 into 1.7 प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए p दिस इज 1.7 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 20, दिस इज 0.34 प्लस 1, सिंपल कैलकुलेशन मैथ्स है, 1. ये हो जाएगा 5, दिस इज 20 इंटू 1.34। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके देखते हैं, दिस इज 20 into 1.34 equals to this divided by 1.5 equals to 17.9 आ रहा है। चलिए ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं, चूंकि क्या है बहुत जगह हम लोगों ने जैसे √3 का वैल्यू हम लोगों ने लिया है 1.7, जब इनफैक्ट होता है 1.732, तो एक रफली अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू लिया है, दैट्स व्हाई वी हैव एन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।